रितेश ट्रेन में बैठे बैठे ही बहुत कुछ सोच रहा था अपने करियर के बारे में। दरअसल रितेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अपनी फैमिली और अपने शहर से दूर दूसरे शहर जा रहा था। हालांकि एक तरफ वो दुखी था कि कुछ टाइम के लिए वो अपनी फैमिली और अपने घर से दूर जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी था क्योंकि वो अब अपने दम पे कुछ बन के सबको दिखाएगा। अपने इन्हीं ख्यालों में डूबे डूबे ही उसका सफ़र कब ख़त्म हो गया उसको पता ही नहीं चला। ट्रेन से उतरते ही रितेश अपने उसी दोस्त को इधर उधर देखने लगा जो उसको लेने आने वाला था। थोड़ी ही देर में रितेश का वो दोस्त रितेश को मिल गया। साहिल इसी शहर में एक फ्लैट में रहता था और जब रितेश ने उसको बताया कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसी के शहर आ रहा है तो उसने रितेश को बोल दिया था कि वो किसी बात की चिंता ना करे, बस वो यहाँ आ भर जाए। वो रितेश को अपने साथ ही रख लेगा अपने फ्लैट में। इसके बाद वो दोनों निकल पड़े साहिल के फ्लैट की ओर। रास्ते भर वो दोनों पुरानी बातों को याद करते करते और एक दूसरे को बताते बताते साहिल के फ्लैट की ओर जा रहे थे। वहाँ पहुंचकर साहिल आगे आगे बढ़कर रितेश को अपने पीछे लाता हुआ गेट से लिफ्ट तक लाया, लेकिन लिफ्ट में अपना पहला कदम रखने से पहले ही साहिल ने रितेश को रोक दिया। जब रितेश ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो साहिल ने कुछ इत्र जैसा अपनी जेब से निकाला और रितेश के कपड़ों पर छिड़क दिया। जब रितेश ने उससे पूछा कि अबे ये क्या कर रहा है यार, तो साहिल ने उसको बोला कि वो बाहर से आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें साथ लगी हों उसके। इस पर रितेश ने हंसते हुए बात को टाल दिया और वो दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। इसके बाद जैसे ही लिफ्ट फ्लोर पर लगी तो वो लोग दोनों बाहर निकल के आए और गैलरी से होते हुए पहुँचे सीधे साहिल के रूम के तरफ। इसके बाद साहिल ने अपनी जेब से चाबी निकाली और वो गेट खोलने लगा और गेट के खुलते ही वो दोनों अंदर आए और सारा सामान रख के रितेश को नहाने के लिए बोलकर साहिल थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। सारा सामान रख कर सबसे पहले रितेश ने अपने पापा को फ़ोन किया और उनको बताया कि वो सही सलामत पहुंच गया है। रितेश उनसे बात कर ही रहा था कि तभी अचानक फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। इसको नेटवर्क प्रॉब्लम समझकर रितेश ने फ़ोन रखा और वो बाथरूम में नहाने चला गया। रितेश नहा ही रहा था कि जब अचानक उसके रूम का लैंडलाइन बजा। रितेश ने बेल सुनते ही सोचा कि ज़रूर साहिल खाने के लिए क्या लाए इसके लिए फ़ोन कर रहा होगा। उसने बाहर आके फ़ोन उठाया और हेलो बोला ही था कि उधर से एक ऐसी आवाज़ आने लगी। इसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। रितेश डर गया, ये सोचने लगा कि कहीं किसी को साहिल की सच में ज़रूरत तो नहीं। इसके बाद उसने तुरंत साहिल को फ़ोन किया, लेकिन साहिल फ़ोन उठा नहीं रहा था। रितेश को इस बात की और घबराहट होने लगी, लेकिन तभी रितेश की डोरबेल बजी। तो जब रितेश ने गेट खोला तो सामने साहिल खाने के लिए ज़रूरी सामान को लेकर खड़ा हुआ था। उसके अंदर कदम रखने से पहले ही रितेश ने एक सांस में उसको फ़ोन वाली पूरी बात बताई, जिस पे साहिल पहले तो चुप्पी साधते हुए अंदर आया और फिर उसने हंसते हुए रितेश को बोला कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल 3 फ्लोर नीचे ही मेरी जान पहचान के एक भैया रहते हैं जिनके 3 बच्चे हैं जो बहुत शरारती हैं, और जब रितेश तुम मेरे साथ ऊपर आ रहे थे तो उन्होंने तुमको देख लिया था, तो बस वो हम दोनों को परेशान करने के लिए अपने लैंडलाइन से फ़ोन कर रहे होंगे। वो अक्सर ऐसा करते हैं, तो वो इस बात को इतना सीरियसली ना लें। इसके बाद वो दोनों ने खाना खाया और वो दोनों के दोनों सो गए। सोए हुए अभी 1.5 घंटे ही हुए होंगे जब एक आवाज़ रितेश को ठीक अपने कानों में सुनाई दी। रितेश, मैं यहाँ
रितेश नींद में होने की वजह से हकीकत और सपने में फ़र्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन दोबारा से जो उसने सुना वो सुनते ही उसकी नींद ही उड़ गई। इसके बाद वो तुरंत उठकर बैठा, लेकिन इधर उधर देखने पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे वो अपने सपने को सच समझता। इसके बाद उसने एक नज़र अपने बगल में सो रहे साहिल पर डाली तो वो आराम से सो रहा था। इसके बाद रितेश धीमे से उठकर मुंह धोने चला गया। बाथरूम में पहुंचकर वॉश बेसिन का नल खोला ही था उसने और रितेश अपना मुंह धो ही रहा था कि तभी अचानक किसी की सांसें ठीक अपने कंधे पर महसूस हुई उसको। ऐसा होते ही जब रितेश ने अपनी सांसें रोक के आंखों में पानी भरे हुए सामने शीशे में नज़र दौड़ाई तो ठीक से तो उसको उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन इतना ज़रूर दिखाई दे रहा था कि जो कोई भी वहाँ खड़ा था उसका पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था। ये देख, रितेश की गर्दन से लेके पीठ तक का हिस्सा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चाह कर भी वो पीछे देखे। धीमे धीमे रितेश को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ दिखाई पड़ रहा था और थोड़ी ही देर में रितेश चक्कर खा के वही बाथरूम में गिर पड़ा। इसके बाद जब देर रात साहिल ने करवट बदले बदले ही अपनी आंखें खोली तो उसको रितेश अपने बगल में दिखाई नहीं दिया। ये देख, वो चौंकता हुआ उठा और रितेश रितेश चिल्लाता हुआ इधर उधर देखने लगा, लेकिन रितेश उसको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत उठकर पूरे घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन रितेश उसको कहीं नहीं मिला। आखिर में उसने सब जगह देखने के बाद बाथरूम का गेट खोला तो वहाँ रितेश बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये देख उसने उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो एकदम से उठकर बैठा और ये बोलने लगा, मैं 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 बाथरूम में मुंह धोने आया था, लेकिन शीशे पे नज़र गई तो एक आदमी दिखाई दिया जो जिंदा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा भी नीला पड़ा हुआ था। ये देख, मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस बात पर साहिल रितेश को चुप कराने की बहुत कोशिशें कर रहा था, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके साथ साहिल ने रितेश को चुप कराने की बहुत कोशिशें करी। उसके बावजूद भी जब वो चुप नहीं हुआ तो साहिल ने एक ज़ोर की आवाज़ से उसको चुप कराया और उसको बोला कि वो बस टेलीफोन वाली बात को ही सोचते सोचते सो गया था, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है। और उसने रितेश से पूछा कि अगर ऐसा सचमुच है तो वो तो उसके बगल में ही सोया था, उसको ऐसा कुछ क्यों नहीं लगा। उसने रितेश से बोला कि मेरी बात मान, कुछ दिन यहाँ रहेगा तो सब चीज़ की आदत पड़ जाएगी तुझे, तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद साहिल ने उसको उठाया और वो दोनों वापस जाकर सो गए। अगले दिन जब वो दोनों उठे तो रितेश बहुत एक्साइटेड था और वो दोनों के दोनों कल की बातों को भुला चुके थे। रितेश आज कॉलेज के पहले दिन के लिए एक्साइटेड होकर तैयारी कर रहा था। दोनों ने तैयारी की और ब्रेकफास्ट करके घर से निकल गए। साहिल ने रितेश को उसके कॉलेज छोड़ा और वो 8:30 बजे आएगा ये बोलते हुए उसने उसको रूम की चाबी दी और इसके बाद उसने बाइक स्टार्ट की और वो सीधे अपने ऑफिस निकल गया। कॉलेज का पहला दिन किस तरह से निकलता है ये तो सभी जानते हैं। कॉलेज की छुट्टी हुई और रितेश ऑटो करके घर की ओर जा रहा था, लेकिन ऑटो में बैठे बैठे ही रितेश के दिमाग में वही रात वाली घटना चल रही थी। रितेश बार बार बस एक ही बात सोचे जा रहा था कि आखिर बेसमेंट में ऐसा है क्या और कहाँ है आखिर ये बेसमेंट। इन्हीं बातों में डूबे डूबे ही उसकी बिल्डिंग आ गई और वो ऑटो से उतरा
और बिल्डिंग के वॉचमैन की साहिल से बात करा के वो आगे बढ़ गया और उसने 2-4 सीढ़ी पार करी ही होंगी जब उसकी नज़र पड़ी सीधे बिल्डिंग की सीढ़ियों के 6 कदम दूर बनी एक ढलान पर, जो दूर से देखने पर नीचे की ओर जाती दिखाई दे रही थी। ये देख उसने धीमे से एक नज़र वॉचमैन पर डाली तो देखा वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। रितेश ने सोचा कि सच पता लगाने का इससे अच्छा मौका उसको कभी नहीं मिलेगा। उसने धीमे धीमे वॉचमैन पर नज़र गड़ाते हुए अपने कदम वापस लिए और वो सीधे गया उसी ढलान के पास। तो उसने देखा कि वो नीचे की ओर गई थी, लेकिन नीचे काफ़ी अंधेरा था और दूर से देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक के बाद एक सीढ़ियाँ पार करना शुरू करीं और जैसे जैसे वो सीढ़ियों को पार कर रहा था वैसे वैसे वो अपना होश खोता जा रहा था और वो वहाँ बने एक लोहे के गेट के बहुत करीब पहुँच ही गया था कि जब अचानक उसके पीछे से टॉर्च मारता हुआ सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से ही वॉचमैन बोला, ओ भाई साहब, जीवन से दिल उब गया है क्या तुम्हारा, जो उस मौत के कुएं में जा रहे हो? जीवन प्यारा है तो वापस आ जाओ। इस बात पर रितेश तो मानो अचानक नींद से जागा हो। उसने जब वापस से सामने देखा तो वहाँ अंधेरे में ही एक लोहे का बड़ा सा गेट उसको देखा उसने, जिसे देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि किसी ने उसको सालों से खोला तो दूर साफ तक न किया हो। वो तुरंत वहाँ से वापस ऊपर आया और वॉचमैन उसके आते ही उससे बोलने लगा कि लगता है पढ़ाई लिखाई का कुछ ज़्यादा ही टेंशन है सर आप पे। इस बात पर रितेश ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो वॉचमैन उससे बोलने लगा, और नहीं तो क्या साहब जी, वो जो बेसमेंट है जहाँ आप चले जा रहे थे उसको सब मौत के कुएं के नाम से जानते हैं। तो जब रितेश ने उससे पूरी बात पूछी तो उसने बोलना शुरू किया। वहाँ अभी से ठीक 15 साल पहले एक लड़के की मौत हो गई थी और वो ठीक उस घटना के 4 महीने के अंदर अंदर वहाँ 2 और बच्चों की मौत हो गई थी। और हैरानी की बात यह है साहब जी कि वो दोनों के दोनों लड़के जो उस पहले लड़के के बाद मरे वो उसके दोस्त थे। उसके बाद इस बेसमेंट को यहाँ के लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। तो ध्यान रहे कि आइंदा ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इसी बेसमेंट की वजह से कई लोग इस बिल्डिंग को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इसके बाद वो वॉचमैन अपने हाथों में खैनी पीटता हुआ अपने गार्ड रूम की तरफ चला गया। लेकिन रितेश अब मन ही मन एक ही बात सोचे जा रहा था कि अगर कल के आए इस वॉचमैन को इतना पता है तो साहिल को भी ज़रूर पता होगा। एक पल को तो रितेश के मन किया कि अभी जाकर एक ज़ोर का थप्पड़ जड़ दे साहिल के गालों पर कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई क्यों। लेकिन कुछ देर बाद जब रितेश गुस्से से होश में आया तो उसने सोचा कि अभी वो उससे कुछ नहीं पूछेगा और खुद ही इस बारे में पता लगाएगा, और जब उसको पूरी बात पता चल जाएगी तो उसे जाके पूछेगा कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों उसके साथ, यानी इतना बड़ा राज उसने छुपाया ही क्यों। इसके बाद 1 हफ्ते तक रितेश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे वो डरता, लेकिन इतना वो बड़ी तमीज़ के साथ महसूस कर पा रहा था कि कोई अक्सर उसके पास मौजूद रहता था। लेकिन अभी अधिकतर रितेश का ध्यान इन्हीं बातों पर था कि अभी ऐसा कौन कौन है इस बिल्डिंग में जिससे उस लड़के के बारे में कुछ भी पता है। लेकिन काफ़ी पता करने के बावजूद भी उसको सिर्फ यही पता चला कि वो लड़का जब मरा तो वो 15 साल का था और उसका नाम राकेश था।
इससे ज़्यादा उसको कुछ भी पता नहीं चला। और इसकी वजह यह थी कि इस घटना को बीते 15 साल हो चुके थे और इसी बीच कई लोग उस बिल्डिंग को छोड़ के जा चुके थे। इसके बाद एक दिन जब साहिल ने रितेश को कॉलेज छोड़ा तो उसने रितेश को बोला कि आज उसको थोड़ा लेट हो सकता है, यानी हो सकता है कि वो आज 8:30 की जगह 10 बजे आए। तो रितेश उसका खाने के लिए इंतज़ार ना करें। इसके बाद साहिल ने बाइक स्टार्ट करी और वो वहाँ से ऑफिस निकल गया सीधे। आज कॉलेज में रितेश जब लंच करते करते अपने दोस्तों को यही बता रहा था कि वो यहाँ परमानेंटली नहीं रहता है, बस पढ़ाई करने आया है। तो इस बात पर जब उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि यहाँ पर भी तो वो किसी के पास रहता ही होगा, तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने दोस्त को अपनी बिल्डिंग के बारे में बताया जहाँ वो रहता था। तो ये बात सुनते ही उसके आसपास बैठे जितने भी लोग थे उन्होंने उससे इस कदर किनारा कर लिया मानो उसको कोई बीमारी हो। रितेश उनकी इस हरकत का कारण जानता था तो उसने इस बात का कोई बुरा नहीं माना और वो अपना लंच करता रहा। जब उसके एक दोस्त ने उसके पास आके उससे बोला कि यार रितेश, वी आर सॉरी यार, लेकिन जिस बिल्डिंग में तू रहता है ना वहाँ भूतों का साया है भाई। और इस शहर के सभी लोग यही मानते हैं कि अगर उस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी इंसान से किसी बाहर वाले ने कोई भी रिश्ता रखा तो वो भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगेगा यार। तो प्लीज़ यार तू बुरा मत मानना, हम तुझसे नाराज़ नहीं हैं, हमारी बस यही मजबूरी है। इस पर रितेश ने बोला कि वो समझता है। और फिर छुट्टी हुई तो वो घर आया। उसने गेट में चाबी लगाई, गेट खोल के वो रूम के अंदर आया और बैग उतार के और चेंज वगैरह करके वो बस बैठा ही था टीवी देखने कि टीवी ऑन करते ही एक कार्टून चालू हुआ जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के से बोल रहा था कि आज मैं तेरे घर आके ही तुझसे बात करूँगा। बहुत दिनों से मैं तेरे साथ खेलते खेलते बोर हो गया हूँ, लेकिन आज मैं फुर्सत से आके ही तुझसे बात करूँगा। ये बात सुनते ही रितेश का पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था क्योंकि उस कार्टून की इस बात से उसको राकेश की याद आ गई थी। क्योंकि अक्सर कॉलेज से घर आते वक्त उसके दिमाग में यही बात चलती रहती थी कि अगर किसी दिन अकेले उसको राकेश से सामना करना पड़ा तो क्या करेगा वो। क्योंकि अभी तक जब भी रितेश को राकेश दिखाई दिया था तो साहिल उसके आसपास मौजूद रहता था। और आज इस घटना के बाद पता नहीं क्यों एक डर रितेश को दिल ही दिल सता रहा था। इसके बाद रितेश की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ तक वो जिस सोफे पे बैठा था उसी पे लेटे लेटे ही उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। रितेश की आंख अलार्म से खुली। जब घड़ी पर नज़र गई तो 5:30 हो रहे थे। इसके बाद वो उठा और बाथरूम में जाकर सिंक में मुंह धो ही रहा था कि जब उसको ऐसा लगा कि उसके सिर पे कोई हाथ फिरा रहा हो। ऐसा होते ही रितेश की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। किसी तरह उसने हिम्मत करके एक झटके से ऊपर देखा तो वो अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंसने लगा। क्योंकि जब सुबह वो नहा के बाथरूम से बाहर निकला था तो उसने अपनी हैंड की बाथरूम के हैंगर पर टांग दी थी और जो उसके सिर पे अभी लड़ रही थी। इसके बाद वो बाहर आया और सीधे जाके पढ़ने बैठ गया। रितेश 5:30 बजे पढ़ने बैठा था और अभी 8 बज रहे थे। रितेश ने पढ़ाई रोकी और सीधे गया किचन में ये देखने कि आज बनाने लायक क्या है। रितेश जब खाना बना रहा था तो उसने सोचा कि साहिल तो आज लेट आएगा और बाहर से ही खा के आएगा, तो वो अपने लिए ही कुछ बना ले, जो भी बनाना है उसको। वो अपने लिए खाना
बना ही रहा था और खाना बनाने के बाद वो बस बैठा ही था कि तभी अचानक डोर की बेल बजी। घड़ी की तरफ नज़र गई तो 9:20 ही हुए थे। रितेश ने सोचा कि साहिल तो बोल रहा था कि आज वो 10 बजे तक आएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया हो। उसने दरवाज़ा खोला तो साहिल हाँफता हुआ सीधे अंदर आया और सोफे पे बैठकर रितेश से बोलने लगा कि वो ज़रा जल्दी से उसको एक गिलास पानी पिला दे। तो रितेश ने भी उससे कुछ नहीं पूछा और सीधे उसे एक गिलास पानी लाकर दे दिया। इसके बाद साहिल ने उससे एक गिलास पानी लिया और वो एक सांस में सारा पानी पी गया। इसके बाद साहिल ने रितेश से पूछा कि क्या कुछ खाने का रखा है। तो रितेश ने उससे कहा कि तू तो बाहर से खाकर आने वाला था ना। तो साहिल ने उससे बोला, नहीं यार, एक्चुअली छुट्टी जल्दी हो गई तो मुझे लगा कि होगा घर पे कुछ, तो मैं बाहर से खा के नहीं आया हूँ। इस पर रितेश ने बोला, हाँ खाना है, तू फ्रेश हो क्या, मैं खाना लगा देता हूँ। मैंने खाना बनाया था तो मैंने थोड़ा बढ़ा के बना लिया है। रितेश किचन में जाके खाना निकालने गया और साहिल बाथरूम में था कि तभी अचानक एक बार फिर डोरबेल बजी। जब रितेश ने जाके देखा कि कौन है, तो जैसे ही रितेश ने गेट खोला तो उसकी धड़कनें रुक गई, क्योंकि सामने साहिल एक बार फिर से खड़ा हुआ था। रितेश ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सच है या अभी जो उसने थोड़ी देर पहले देखा वो सच है। वो चाहता तो था कि एक सांस में उससे पूछे कि आखिर ये सब है क्या, लेकिन उसने अपने फैसले को याद करते हुए चुप रहना ही ठीक समझा और साहिल को देखे जा रहा था कि जब साहिल अंदर आया और उससे बोलने लगा कि अबे तू घूर क्या रहा है मुझे। तो इस पर रितेश ने उससे बोला, अरे कुछ नहीं भाई, बस वो मैं सोच कुछ और रहा था और देख तेरी तरफ रहा था। तो साहिल ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला उससे और वो नहाने चला गया। लेकिन रितेश का दिल अभी भी कुछ देर पहले वाली घटना को सोच के ज़ोरों से धड़क रहा था। लेकिन कैसे न कैसे करके रितेश ने चुप रहना ही ठीक समझा और वो वापस दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। रितेश पढ़ ही रहा था और साहिल दूसरे कमरे में, यानी रितेश जिस कमरे में था उसके सामने वाले हॉल में बैठ के ही टीवी देख रहा था। और टीवी देखते देखते ही साहिल की आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। लेकिन रितेश अब भी जागकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी उसको पढ़ते पढ़ते 2 घंटे ही हुए होंगे जब वो करीब 12:20 पर ही अपनी टेबल पर सो गया। लेकिन रात करीब 2:30 बजे उसकी नींद एक आहट से टूटी। जब वो उठा तो पहले उसने अपने आस-पास देखा कि आखिर वो है कहाँ, और एक आवाज़ उसके आसपास जो आ रही थी वो आ कहाँ से रही है। तो उसने वहाँ से उठकर जब सुनने की कोशिश की तो पता चला ये आवाज़ साहिल की थी, और आवाज़ ऐसी आ रही थी कि मानो वो किसी से बात कर रहा हो। रितेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कहीं वो राकेश तो नहीं जिससे वो बात कर रहा था। रितेश के कमरे के सामने ही वो हॉल था जहाँ से उसको आवाज़ें आ रही थी। रितेश ने बाहर ना जाके आई होल से झांकना ही ठीक समझा। उसने जब आई होल से झांका तो सामने साहिल खड़ा था और उसके ठीक सामने रितेश भी खड़ा था। ये देखते ही साहिल ने सोचा, यानी रितेश ने सोचा कि साहिल की चोरी पकड़ने के लिए इससे अच्छा मौका उसको नहीं मिलेगा। रितेश ने कैमरा ऑन किया, लेकिन फ़ोन के कैमरे में सिर्फ साहिल ही आ रहा था, राकेश नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो रिकॉर्ड करता रहा। वो इस चीज़ को साफ साफ देख पा रहा था कि कैसे साहिल बातों बातों में ही अचानक राकेश से बात करते करते बीच बीच में रोने लगता। इसके बाद करीब 3 मिनट तक यही सिलसिला चला
और जब रितेश ने वीडियो बनाना बंद करा तो साहिल भी अचानक अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। इसी बीच रितेश ने अपना गेट खोला और वो चलते चलते साहिल के पास गया और उससे बोलने लगा कि अगर वो आज साहिल को इस हाल में ना देखता तो उसको भी साहिल की कही बात सच लगती। लेकिन आज उसको सच अपनी आंखों से महसूस भी हुआ और पता भी चला। इसके बाद रितेश ने साहिल से बोला कि अब तो सच बता दो। साहिल ने बोलना शुरू किया कि ये करीब अभी से 15 साल पहले की बात है। मैं, मेरे कुछ दोस्त और बड़े भैया यानी राकेश, हम सब लोग अक्सर शाम को खेलने के लिए बेसमेंट पे जाया करते थे और वहाँ लगे टेलीफोन से भैया मुझे और मेरे दोस्तों को फ़ोन करते और हम लोग अलग अलग होके एक दूसरे को फ़ोन करके खेलते थे। और अधिकतर हम लोग भैया ही बेसमेंट पे जाया करते थे, यानी हम सब लोगों में से अधिकतर भैया ही बेसमेंट में जाके छुपते थे। लेकिन एक दिन जब हम चारों में से ही रोहित की गलती से बेसमेंट का फ़ोन टूट गया तो भैया ने रोहित की शिकायत उसके पापा से कर दी और इसकी सज़ा के तौर पर उन्होंने रोहित को बहुत पीटा। लेकिन भैया का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी रोहित ने इस बात को भुलाया नहीं और भैया से बदला लेने के लिए ही उसने अगले दिन खेल खेल में ही भैया को बेसमेंट में बंद कर दिया। और वो बेसमेंट ऐसा कि अंदर की आवाज़ बाहर बड़ी मुश्किल से आती थी। भैया को नाइक्टोफोबिया था, यानी उन्हें अंधेरे से डर लगता था। और काफ़ी देर तक वो मदद के लिए चीखते रहे, पुकारते रहे, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो वो अंधेरे में ही दम घुटने से मर गए। बिल्डिंग की बदनामी ना हो इसके लिए यहाँ के मालिक ने केस दबा दिया और उनकी मौत के 4 महीने के अंदर अंदर रोहित और विजय दोनों की मौत हो गई। रोहित की मौत करंट लगने से उसी के बाथरूम में हुई और विजय पानी के टैंक में डूबने से मर गया। उसके बाद इस बेसमेंट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन भैया मुझे उसके बाद दिखना शुरू हो गए और वो अक्सर मुझसे यही बोलते कि अपना बदला तो उन्होंने उन दोनों से ले लिया, लेकिन वो खुद आज़ाद नहीं हो पाए इन चीज़ों से, क्योंकि उनको उसी बेसमेंट में गाड़ दिया गया था और अंतिम संस्कार ना होने की वजह से वो आज भी भटक रहे हैं। लेकिन जिस दिन तुमने फ़ोन किया यहाँ आने से पहले, उसके एक दिन पहले ही भैया ने मुझसे ऐसे ही मेरे पास आकर बोला था कि रोहित यानी कि रितेश, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो उनको मुक्ति दिला सकते हो, क्योंकि तुम अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों को देख सकते हो जो ज़िंदा ही नहीं है, और मेरे अलावा तुम ही एक ऐसे हो जो भैया को मुक्ति दिला सकते हो। और इतने दिनों तक मैंने तुमसे ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें परख रहा था और मुझे डर था कि मैं अगर तुम्हें ये बात बताऊं तो कहीं तुम मुझे पागल ना समझो। लेकिन अब जब तुम खुद इस बात को जान गए हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो यार। इस पर रितेश ने भी हाँ बोल दिया और अगले कुछ दिनों में ही साहिल ने फ्लैट के मालिक से बात करके वहाँ हवन पूजन की तैयारी की और आखिरकार बेसमेंट में खुदाई करी गई, जहाँ से साहिल के भाई राकेश का कंकाल मिला। उसको अंतिम संस्कार कराया गया और हवन भी कराया गया। इसके बाद आज करीब 2.5 साल हो रहे हैं साहिल को। अब उसका भाई ना उसके सपनों में दिखता है और ना ही खुली आंखों से, क्योंकि वो अब हमेशा के लिए इस दुनिया से और इस जीवन के जंजाल से आज़ाद है। रितेश आज ऑटोमोबाइल कंपनी का एक जाना माना एम्प्लॉय बन चुका है और आज भी वो ऐसे कई लोगों को देख सकता है जिसे और लोग देख या महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, कई बार जो चीज़ें हमें ऊपर से दिखती है ज़रूरी नहीं है कि उनकी सच्चाई भी उसी तरह भयानक हो जैसी हमें दिखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय द स्टोरी।